गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके साथ आपके समक्ष विजडम ट्री अपने कार्य को करते हुए लेट्स आगे बढ़ते हैं। ये बिहार स्पेशल का सीरीज चल रहा है और ये क्लास 10th का सेक्शन 5 चैप्टर 5 है, जहाँ से बिहार स्पेशल एन BSCB के बुक से स्टार्ट होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का नाम है बिहार एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेस। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको आज फिनिश कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेस। बिहार इज एन एग्रीकल्चरल स्टेट एंड 80% ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। कहने का मतलब ये है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और उसका 80% आबादी जो है कृषि पर निर्भर करती है। आफ्टर इट्स सेपरेशन फ्रॉम झारखंड, द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ इंक्रीज्ड फॉर द पीपल ऑफ बिहार। ये कहना ये चाह रहे हैं कि झारखंड के विभाजन के बाद जो है, जो लोगों का डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर पर, बिहार के लोगों का वो निर्भरता बढ़ गई है। इन 1990 to 1991 एग्रीकल्चर वाज डन ऑन 48% ऑफ द टोटल लैंड। दिस हैज़ इंक्रीज टू 59.37% इन 2005-06। तो 1990 और 91 का जो आंकड़ा है वो कह रहा है कि 48.88% भूमि पर जो है एग्रीकल्चर हुआ करता था और 2005-06 में ये इंक्रीज़ करके 59.37% हो गया है। अभी का जो आंकड़ा है वो आपको देखना पड़ेगा कि रिसेंट का जो न्यूली डाटा है 2023-24 का, कि उसका क्या है। आगे हम लोग मूव करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन भादई, जिसको ऑटम सीजन में उपजाया जाता है, अगहनी विंटर, रबी स्प्रिंग, गर्मा समर। तो इस बात को याद रखिएगा कि 4 टाइप के क्रॉप्स जो हैं वो बिहार में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। वो अलग अलग टाइम पीरियड है, भादई, अगहनी, रबी, गर्मा। अब हम लोग आते हैं कि अगहनी किसको कहते हैं, तो जो विंटर सीजन में होता है। और बिहार किस टाइप की फार्मिंग करता है, तो इंटेंसिव फार्मिंग इज डन। अब हम लोग आगे मूव करते हैं कि अगहनी कहते किसको हैं, भदई। भदई किसे कहते हैं, ऑटम। तो भदई उसे कहते हैं, इट बिगिनस फ्रॉम मे टू जून एंड इज हार्वेस्टेड इन अगस्त टू सितंबर। जूट वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ग्रोन अपार्ट फ्रॉम पैडी, मिलेट, बाजरा, मेज ड्यूरिंग दिस क्रॉप सीजन। तो इस क्रॉप सीजन में सीजन का टाइमिंग क्या है, तो देखिए बिगिन होता है मई जून में, याद रखिएगा। MJ इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि भदई में जो है MJ, और फिर उसके बाद जो है हार्वेस्ट कब हो रहा है, अगस्त से सितंबर। तो हैज़, MJ हैज़। अब क्या है, जूट एंड वेजिटेबल, जूट एंड वेजिटेबल, जूट एंड वेजिटेबल, MJ हैज़ जूट एंड वेजिटेबल। कहने का मतलब ये है कि मई जून से स्टार्ट होता है, अगस्त सितंबर में जो है वो हार्वेस्ट होता है। फिर उसके बाद कौन सा चीज़ इसके साथ ग्रो किया जाता है ऑल्सो, तो पैडी, उसके साथ मिलेट, बाजरा एंड मेज इन दिस क्रॉप सीजन। ये बात याद रखिएगा। इसको भादई भी बोलते हैं, ऑटम, भादई और या ऑटम। आगे हम लोग मूव करते हैं अगहनी। विंटर सीजन में क्या होता है, तो विंटर सीजन में दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ बिहार। तो जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ बिहार कह रहा है, डैट मीन्स क्या होगा, डेफिनेटली पैडी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ बिहार, मतलब कि ये बिहार का सबसे महत्वपूर्ण अनाज है। विंटर क्रॉप्स इज ग्रोन ऑन मोर देन हाफ ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर लैंड ऑफ बिहार। मतलब कि विंटर क्रॉप के रूप में इसे 50% से ज़्यादा भूमि पर उगाया जाता है। जिस तरीके से रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि 59.88% जो है लैंड पर एग्रीकल्चर किया जा रहा था, तो ठीक वैसे ही इसका मतलब ये है कि उसका 50%, डैट मीन्स ऑलमोस्ट अराउंड 29% ऑफ द लैंड पर क्या है कि इस समय में जो है वो एग्रीकल्चर की पैडी की खेती की जाती है। अब हम लोग देखते हैं, दिस क्रॉप इज सोन इन द मिड जून, डैट मीन्स इस समय बरसात की ज़बरदस्त वो रहती है, मानसून का समय रहता है, मिड जून टू अगस्त, एंड हार्वेस्टेड इन नवंबर टू दिसंबर, जब शीतलता मतलब कि शीत
वह शुरू होता है, ठंडी शुरू होता है। द मेन क्रॉप ऑफ दिस सीजन इज पैडी, मिलेट, बाजरा, अरहर, शुगर केन। एमंग अरहर एंड शुगर केन टेक्स 1 ईयर टू मैच्योर। अभी ये बात याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स का फैक्ट्स है कि शुगर केन और अरहर ये दोनों 1 ईयर मैच्योर होने में लेते हैं। 1 ईयर का पैडी क्रॉप है। और पैडी जो है बिहार में अलग अलग सीजन में अलग अलग जगह पर उपजाया जाता है। आगे हम लोग मूव करते हैं रबी। तो अब रबी सीजन में क्या होता है? दिस क्रॉप इज सोन इन मिड अक्टूबर टू नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। द मेजर क्रॉप ऑफ दिस सीजन आर व्हीट, बार्ले, पल्सेस एंड ऑयल सीड। रबी कब हो रहा है? तो आपको अप्रैल में काटा जा रहा है। बोया कब जा रहा है? स्टार्टिंग अक्टूबर नवंबर में। तो याद रखिएगा अक्टूबर नवंबर में बोया जा रहा है, मतलब स्टार्ट हो रहा है। हार्वेस्ट का मतलब काटा कब जा रहा है? अप्रैल के महीने में। एंड ये इसके साथ क्या क्या और भी रबी क्रॉप्स हैं? तो बार्ले, पल्सेस एंड ऑयल सीड। याद रखिएगा दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड एट द सेम टाइम फॉर मेंस ऑल्सो, कि आप मेंस में कैसे ये बात को जाहिर कर सकते हैं कि हाउ बिहार जो बिहार है वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर करता है। तो इससे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो मेजरली जितने भी सीजन हैं उन सारे सीजन में कोई ना कोई क्रॉप बिहार में होता है। एक इसका मतलब क्या है कि इंटेंसिव क्रॉपिंग कर रहा है। उसके बाद क्यों यहाँ पर लोग 80% जो लोग हैं ये इस पर निर्भर हैं? तो निर्भरता होने के पीछे कारण है कि इरिगेशन सिस्टम अच्छा है, सॉइल की फर्टिलिटी अच्छा है, एट द सेम टाइम लेबर फोर्सेस है, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है, जिसकी वजह से सॉरी लोग जो हैं इस पर निर्भर हैं। आगे हम लोग मूव करते हैं गर्मा, समर। दिस क्रॉप्स आर सोन इन दोज एरियाज वेयर proper facility of irrigation is available or in low lying areas where soil remains wet and look wet from the local water sources। ये कहना क्या चाह रहे हैं कि वहाँ पे जो गर्मा सीजन है उसमें कहीं ना कहीं जो लो लैंड हैं जहाँ पे नमी बनी रहती है और इरिगेशन की फैसिलिटी है वहाँ पे ये क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है। और वो प्रोड्यूस क्या है? तो समर में पैडी और दूसरा जो है वेजिटेबल्स, दीज आर ग्रोन। अब आपने एक चीज़ देखा होगा कि वेजिटेबल क्रॉप्स आर ऑलमोस्ट बीइंग सोन इन एवरी सीजन। कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे होंगे कि बिहार में इसी वजह से जो सब्जी वाले पौधे हैं उसकी बहुलता है, उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, क्योंकि कारण ये है कि ये लगभग हर सीजन में कुछ ना कुछ जो वेजिटेबल प्लांट्स हैं उनको बोया जा रहा है। हम लोग आगे मूव करते हैं। द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ बिहार आर। अब इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स बिहार के क्या क्या हैं? तो हमने पैडी देखा, व्हीट देखा, मेज देखा, मतलब मक्का, बार्ले, शुगर केन। उसके साथ अब ये भी बात याद रखिए, टोबैको, महुआ, मिलेट, पल्सेस, ऑयल सीड। तो ये यूनिक है जो जनरली बच्चे नहीं जानते हैं। टोबैको, महुआ, मिलेट है, पल्सेस है, ऑयल सीड इवन है। जब आप भोजपुर वाला इलाके में भी जाएंगे तो आपको सूर्यमुखी वगैरह मिलेगा, और आप पटना वगैरह में जाएंगे तो राई, तिलहन वगैरह दिखने को मिलेगा। आप नालंदा में भी जाइएगा, यू विल फाइंड एवरीवेयर। सो ऑयल सीड इज ऑल्सो मोस्टली अवेलेबल इन बिहार। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दीज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स कल्टिवेशन इज ऑल्सो डन ऑन लार्ज स्केल। मतलब कहने का ये है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है ऑल्सो आपको मिलेगा। फल, फ्लावर और वेजिटेबल ये किधर आपको ज़्यादा मिलेगा? तो नालंदा वाली जो एरिया है ना वहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा ये वेजिटेबल्स। एंड एट द सेम टाइम इसका आपको फिर जहानाबाद और पटना वाले रीजन में भी इसका प्रभाव देखने को मिल जाता है कि वहाँ पे आपको सब्जी की उपज जो है अच्छी खासी मात्रा में की जाती है। एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द बिहार हैज़ बीन शोन इन फिगर 5.1। वी विल सी देयर। बहुत अच्छा मैप दिया हुआ है। एग्रीकल्चर रीजन्स डिपिक्ट्स क्रॉप ग्रुप्स। इट इज़ clear from this map that Bihar is basically have food producing state। अब ये क्या इंटरप्रेट करता है? अभी जो आपने देखा कि सीजनली अवेबिलिटी ऑफ लैंड, अवेबिलिटी ऑफ इरिगेशन एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, व्हाट दिस इंडिकेट्स? दिस इंडिकेट्स दैट कि बिहार सच में एक जो फूड क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फूड क्रॉप्स में अलग अलग हम सारे फूड्स को देखने जा रहे हैं। पैडी इज़ वेरी सिग्निफिकेंट प्लेस
हैज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट प्लेस इन फूड क्रॉप्स ऑफ बिहार। अब सबसे ज़्यादा किसका इम्पोर्टेंस है? पैडी का सिग्निफिकेंट प्लेस है किसमें? फूड क्रॉप्स ऑफ बिहार में। फूड क्रॉप्स में कहाँ पर? बिहार में। नाउ ऑटम विंटर समर, इन अदर वर्ड्स 3 क्रॉप्स आर सोन इन एंड इज कल्टिवेटेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ बिहार। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आप विंटर में भी देख लेंगे, समर में भी देख लेंगे, ऑटम में भी देख लेंगे। इन अदर वर्ड्स 3 क्रॉप्स आर सोन एंड इट इज़ कल्टिवेटेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ बिहार। तो अलग अलग पार्ट में बिहार में आपको ये तीनों समय में कहीं ना कहीं बिहार में पैडी मिल जाएगा। इन 2006-07 33.54 लाख हेक्टेयर एंड 50 लाख टन्स ऑफ पैडी प्रोडक्शन वाज रजिस्टर्ड हेयर। ये सोचिए 2006-07 में हमारा इतना अच्छा वो था प्रोडक्शन ऑफ द राइस क्रॉप, तो आप सोच लीजिए कि अब कितना होगा पैडी का। तो ये आपको फैक्ट को खुद से ढूंढ करके लिखना है कि व्हाट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ पैडी in 2023-2024 or the recently available data. In north and eastern part of autumn paddy is cultivated, whereas all over the state winter paddy is cultivated. अब देखिए, अभी ये समझने की कोशिश कीजिए। इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑटम पैडी इज कल्टिवेटेड। आपका नॉर्थ पार्ट हो गया, आप देख रहे हैं पश्चिमी चंपारण वगैरह, उस पश्चिमी चंपारण से लेकर के पूरा तराई वाला बेल्ट। अब फिर ईस्टर्न, फिर आपका जो इस पोर्शन किशनगंज सहरसा ये वाला रीजन हो गया, तो ईस्टर्न पार्ट यहाँ पे किस टाइप के ऑटम पैडी को कल्टीवेट किया जाता है। एंड वेयर एज ऑल ओवर द स्टेट कैन सा विंटर पैडी। अभी विंटर पैडी ये कौन सा वाला जगह पर बोल रहा है? अब जैसे साउथ वाला आप रीजन चले जाते हैं, जैसे रोहतास, औरंगाबाद, पटना, ये सब वाला रीजन है, यहाँ पर क्या हो जाता है? विंटर पैडी इज़ कल्टिवेटेड। अब हम लोग मूव करते हैं, द हाईएस्ट पैडी ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट आर। अब सबसे ज़्यादा कहाँ पर पैडी ग्रो होता है? वेस्ट चंपारण, रोहतास, औरंगाबाद, ये 3 डिस्ट्रिक्ट टॉप पर हैं। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। इन दिस डिस्ट्रिक्ट्स मोर देन 18% ऑफ द पैडीज आर ग्रोन। अब ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ही सोच लीजिए, वेस्ट चंपारण, रोहतास एंड औरंगाबाद, जो अभी हम आपको बात कर रहे थे। और देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द बिहार में क्या होता है? ऑटम पैडी को ग्रो किया जाता है। वेयर एज ऑल ओवर द अदर स्टेट विंटर पैडी इज ऑल ओवर द अदर स्टेट विंटर पैडी इज कल्टिवेटेड। बाकी अदर स्टेट क्या हो रहा है कि विंटर पैडी को ग्रो किया जा रहा है। अब आगे हम लोग मूव करते हैं। द हाईएस्ट पैडी ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट्स आर वेस्ट चंपारण, रोहतास एंड औरंगाबाद। ये याद रखिएगा, ये 18% पूरा का पूरा ग्रो करते हैं। द फर्स्ट पोजीशन इज हेल्ड बाय वेस्ट चंपारण, वेयर एज रोहतास एंड औरंगाबाद प्लेस्ड एट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट चंपारण फर्स्ट क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे प्रोडक्शन में तो वेस्ट चंपारण, एंड सेकेंड पोजीशन पे रोहतास, थर्ड पोजीशन पे आपको औरंगाबाद। नाउ फ्रॉम द एरिया पॉइंट ऑफ व्यू रोहतास इज फर्स्ट। एरिया पॉइंट ऑफ व्यू से किसका है? रोहतास का। तो कितना एरिया पर ये लगा रखा है? 5.76%। हम लोग आगे मूव करते हैं। आपने ये पूरा देख लिया व्हीट पर। व्हीट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आफ्टर पैडी एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन ऑफ रबी क्रॉप। अब व्हीट कौन सा क्रॉप है? रबी क्रॉप। एक बिहार का कौन से इम्पॉर्टेंट स्थान पे आता है? सेकेंड पे। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। 2006-07 का डाटा है कि 20.5 लाख हेक्टेयर लैंड, 43 लाख टन्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड। 20.5 लाख हेक्टेयर पर कितना ग्रो कर रहे हैं हम लोग? 43 लाख टन्स। आगे मूव करते हैं। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स देयर हैज़ बीन कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इट्स एरिया। द मेन रीजन फॉर दिस is after the harvest of paddy crop, the fields does not remain as useless as fallow land. Rather with the help of irrigation and chemical fertilizers it is cultivated. अब ये क्यों ग्रो किया है? कि समवेयर इरिगेशन एंड केमिकल फर्टिलाइजेशन फैसिलिटीज़ एंड इंक्रीज, जिसकी वजह से द प्रोडक्शन जो है व्हीट का वो और बढ़ गया है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। दिस क्रॉप इज सोन इन नवंबर एंड दिसंबर। इस क्रॉप को कब सोया जा रहा है? नवंबर एंड दिसंबर में। और काटा कब जा रहा है? अप्रैल में। जो हम लोग ने पहले ही भी देखा कि किस तरीके से जो ये रबी क्रॉप है उसको
जो सोन कब बोया जाता है, बिगनिंग नवंबर एंड दिसंबर में, और काटा कब जाता है, हार्वेस्टिंग पीरियड कब है, मार्च और अप्रैल में। तो इन 2006-07 रोहतास डिस्ट्रिक्ट वाज फर्स्ट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। देखिए वाह, रोहतास जो है उसको, उसके पास क्या है, आप देखने की कोशिश कीजिए, चावल के भी प्रोडक्शन में वो सेकंड नंबर पे था और व्हीट के प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पर है। सोचिए मतलब कि हाउ मच एग्रीकल्चरली सुटेबल एरिया इज दिस, रोहतास वाला एरिया। In this district this year 4 lakh metric tons of wheat were produced on 136,000 hectares of the land and productivity as per hectare was तो आप सोचिए कि कितना हाई प्रोडक्टिविटी है, 29,065 किलोग्राम। एक हेक्टेयर में 100, सॉरी मैं इसका अभी वो थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि एक हेक्टेयर में कितना एरिया होता है, लेकिन आप सोचिए कि एक पर हेक्टेयर में 2965.3 kg जो है वो प्रोडक्टिविटी है। मतलब दिस इज़ वन ऑफ द गुड प्रोडक्टिविटी। आगे हम लोग मूव करते हैं व्हीट के बाद मेज। अब मेज मीन्स मक्का। अब ये कौन सा नंबर का है, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद इट इज़ ग्रोन ऑल 4 सीजन क्रॉप। ये चारों सीजन में इसको ग्रो किया जाता है, ऑटम हो, विंटर हो, स्प्रिंग हो, समर हो। तो इस बात को याद रखिएगा। और अभी मेज में उत्कृष्ट कृषि अवार्ड भी मिला है बिहार को कंटिन्यूसली, और प्रोडक्शन जो है मेज में हमारे बिहार का काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। थ्रू द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ इरिगेशन एंड द यूज़ ऑफ गुड वेराइटी ऑफ सीड्स द प्रोडक्टिविटी हैज़ इंक्रीज्ड कॉन्सिडरेबली। कहने का मतलब ये है कि जो बीज की वैरायटी है, अच्छे बीज की वैरायटी और इरिगेशन की फैसिलिटी बढ़ने से जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा बढ़ा है। अब हम लोग देखते हैं कि दिस इन 2006-07 इट्स टोटल प्रोडक्शन वाज 798.31 थाउजेंड मेट्रिक टन्स। 2006-07 का एक डाटा है। इट्स प्रोडक्शन, अब देखिए ये डाटा बदल गया होगा इसलिए दिस इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप एक काम कीजिएगा, नए डाटा को ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम लोग लेकिन ये देख लेते हैं, ये स्टिल रेलेवेंट है कि इट्स प्रोडक्शन इज़ मैक्सिमम इन खगड़िया डिस्ट्रिक्ट, वेयर एज समस्तीपुर एंड बेगूसराय आर प्लेस्ड सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट प्लेस पर मैक्सिमम कहाँ पर हो रहा है, खगड़िया में, उसके बाद सेकेंड पर समस्तीपुर, थर्ड पर बेगूसराय में। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। मक्का का जो है, मक्का का जो बेसिकली एक प्रोवर्ब भी इस्तेमाल किया जाता है बेगूसराय के लिए, मक्का का मकान या मक्का का अनाज या मक्का का महल किसको कहा जाता है, तो ये बेगूसराय वाले एरिया को कहा जाता है। आगे हम लोग मूव करते हैं कोर्स क्रॉप्स। अब ये कोर्स क्रॉप कहाँ पर हो रहा है, कोर्स क्रॉप जिसको मतलब रागी, मिलेट, ज्वार, जो आपने रिसेंटली 2023 में देखे होंगे कि कोर्स क्रॉप के लिए इंडिया काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई है। इन कोर्स क्रॉप रागी, मिलेट, ज्वार, बाजरा आर इंक्लूडेड। आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ कल्टिवेटेड ऑन 46.71 थाउजेंड हेक्टेयर्स ऑफ लैंड एंड इट्स टोटल प्रोडक्शन वाज 45.07 थाउजेंड मेट्रिक टन्स। मतलब इसको थोड़ा सा और बढ़ाना है। ये एक्चुअली उतना प्रोडक्शन नहीं है जितना इंडिया अज्यूम करती है या बिहार अज्यूम करता है, लेकिन अब इसमें रिसेंट का डाटा आप ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो देखना है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट स्टैंड्स फर्स्ट। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार के बीपीएससी में आ सकता है। मिलेट ईयर ऑफ द इंटरनेशनल मिलेट ईयर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो 2023 को घोषित किया है, तो हो सकता है पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा मिलेट जो है कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। इसीलिए टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। मधुबनी कम्स द फर्स्ट एंड सेकंड में जो है वो पोजीशन जो है किशनगंज का है। ये आप लोग याद रखिएगा कि सेकंड पोजीशन इज ऑफ किशनगंज एंड द फर्स्ट इज मधुबनी। लेट्स मूव अहेड ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स में आपको यहाँ पर राई, जिसको तोरी बोला जाता है कहीं कहीं एरिया में, मस्टर्ड, लिनसीड, सनफ्लावर, कुसुम, कैस्टर, ग्राउंडनट आर इम्पॉर्टेंट ऑयल सीड्स। हाँ, ऑयल सीड क्रॉप्स, but for extraction oil mainly mustard, rye, linseed, sunflowers are used। और बेसिकली इसको निकालने के लिए क्या
किसको किसको, तो राई को आप देखे होंगे कि बहुत सारी जगह पर सरसों का तेल निकाला जाता है, लिनसीड और सनफ्लावर। इन 2006-07 140.60 थाउजेंड hectares of land oilseed was cultivated and the total production was 149,000 metric tons। अभी देखिए ऑयल का कंजप्शन बढ़ गया है, तो दिस इज़ नॉट सफिशिएंट। तो अभी जो है बिहार सरकार ने तिलहन की ऑयलसीड की खेती के लिए बहुत सारे स्कीम्स भी लाया है, उसको आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि वेस्ट चंपारण इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड फॉलोड बाई बेगूसराय, पूर्णिया एंड सहरसा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि कौन कौन से जो है इम्पॉर्टेंट एरिया है, लोकेशन जहाँ पर ये ऑयल सीड है। वेस्ट चंपारण लीडिंग पे है, फिर बेगूसराय, पूर्णिया एंड सहरसा ये जो है जस्ट उसके बाद जो है लीडिंग प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट्स है। आगे हम लोग मूव करते हैं। देयर आर 2 क्रॉप्स ऑफ ऑयल सीड, वन इज़ रबी इन विच रागी, तोरी, मस्टर्ड, linseed, sunflower, kusum, castor, and the second is kharif which is sesame, sunflower, groundnut। अब देखिए ये भी 2 सीज़न में बेसिकली बताया जा रहा है, एक जो है आपको रबी सीज़न में और एक जो है खरीफ सीज़न में ऑयल सीड भी। तो रबी और खरीफ, तो इस पर आप विशेष ध्यान दे लीजिएगा क्योंकि ये आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि किस तरीके से इसकी अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है कि बिहार जो है बहुत ज़्यादा बाहर से कंज्यूम नहीं करना पड़ता है ऑयल सीड। तो इसके पीछे ये है कि 2 सीज़न में हम लोग जो है तेल की खेती कर लेते हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं जो लोकेशन है। ये देखिए लोकेशन है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो एरिया है दिस इज़ वेरी मच सुटेबल फॉर राइस, व्हीट एंड शुगर केन। ये कौन सी एरिया है? तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण वाली जो एरिया है ये राइस, व्हीट एंड शुगर केन। तभी आपने देखा कि राइस में ये फर्स्ट नंबर पे है वेस्ट चंपारण। इवन व्हीट आर ऑल्सो दे आर प्रोड्यूसिंग। शुगर केन पूरा 1 ईयर लेता है, डैट इज ऑल्सो। तभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे एरिया नरकटियागंज वगैरह में आपको चीनी मिल में देखने को मिलेगा। ये आप देखिए सीतामढ़ी वगैरह वाला रीजन है, सीतामढ़ी सुपौल वाला रीजन है जहाँ पे राइस, व्हीट एंड खेसारी। एक खेसारी क्या होता है? तो ये एक प्रकार का दाल होता है। तो ये खेसारी, आप ये बात याद रखिएगा। देखिए इधर पूर्वांचल वाला जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला जो ये है, नॉर्थ बिहार का नॉर्थ ईस्ट, तो इस वाले में आपको देखिए राइस, जूट और व्हीट। जूट कहाँ पर मिल रहा है? ये नॉर्थ ईस्ट में, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आपको ये जूट ईस्टर्न वाले पार्ट में भी मिल रहा है। राइस एंड व्हीट आप देखे होंगे कि कंटिन्यूसली यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। राइस एंड व्हीट यू विल फाइंड एवरीवेयर, राइस एंड व्हीट, राइस एंड व्हीट, राइस एंड व्हीट। डैट मीन्स पूरे बिहार में ऑलमोस्ट राइस एंड व्हीट हो रहा है। अब यहाँ पर चीज़ें क्या बदल जा रही है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दलहन में ग्राम का उपज किया जा रहा है। ये कौन सा एरिया है? तो ये रोहतास, सासाराम, आरा, पटना, जहानाबाद वाला रीजन है। ये याद रखिएगा। ग्राम कहाँ हो रहा है? मतलब चना, तो चना हो रहा है पटना, रोहतास, औरंगाबाद, इस वाले रीजन में। ये इधर ज्वार कहाँ पर हो रहा है? तो आप ठीक इसके पटना वाले रीजन के, मतलब सोन नदी के वेस्ट में ज्वार का उपज हो रहा है। अब ये जो एरिया है आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि देखिए ये जो खगड़िया वाला रीजन है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मेज इन स्पेशल। ये मेज एक्सटेंड होकर के ऊपर तक चला गया, मतलब ये जो पूरा लोकेशन है ये मेज स्पेसिफिक है। ये जो है यहाँ पर खेसारी, दालहन में खेसारी है। ये यहाँ पर जो आपको रोहतास, पटना, आरा, ये सब वाला एरिया है वहाँ पर ग्राम है। ये जो आपका गया, इन सब वाला रीजन है तो ये गया वाला रीजन जो है, और इस ठीक सोन नदी के इस साइड जितने भी इधर ज्वार है, और ये ईस्ट में देखिए जूट आ जा रहा है, फिर इधर आपको शुगर केन आ जा रहा है। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट जो आपको थोड़ा सा समझना है। लेट्स मूव। इसका मतलब ये है कि जो आपने ऑलरेडी देखा है कि खरीफ क्रॉप्स जो है वो कम होता है, खरीफ पल्सेस क्रॉप इन कंपैरिजन टू द रबी पल्सेस क्रॉप। और आप एक ये भी चीज़ देख रहे होंगे कि जो अरहर है वो दोनों में है आपको, मतलब कि जो खरीफ क्रॉप है पल्सेस का उसमें भी और रबी उसमें भी। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। देखिए ये बेसिकली जो डाटा है वो 2006-07 का है। यू शुड गो थ्रू द रिसेंट डाटा वन। हम आपको वैसे रिसेंट की जितने भी ये क्रॉप्स है बिहार का, उसका डाटा आपको अवेलेबल कराएंगे। खैर हम लोग आगे मूव करते हैं।
कॉमर्शियल क्रॉप पे। पहला है शुगर केन। शुगर केन को देखते हैं। वी हैव ऑलरेडी favorable geographical conditions are available for the cultivation of sugarcane in our state, but still per hectare yield of sugarcane is very less. हमारे पास तो बहुत फर्टाइल ज़मीन है और इवन सराउंडिंग्स भी है, बट एट द सेम टाइम द प्रोडक्टिविटी जो है ना अपना शुगर केन का वो बहुत लो है इन कंपेरिजन टू महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश. लेट्स मूव. इट इज़ मेनली कल्टिवेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट. अभी हम लोग ने कुछ देर पहले देखा कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था बिहार का, डैट मीन्स चंपारण, ईस्ट एंड वेस्ट बोथ, वहाँ पर क्या है कंसंट्रेशन ऑफ जो शुगर मिल ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्टिव उसका जो लैंड है वो काफ़ी फर्टाइल है शुगर के लिए. हम लोग आगे मूव करते हैं कि इट इज़ मेनली कल्टिवेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट. द डोआब ऑफ गंडक, बागमती, कमला, घाघरा इज़ इट्स मेन प्रोड्यूसिंग एरिया. अब कौन से डोआब में? तो ये याद रखिए, ये गंडक, बागमती, कमला, घाघरा, तो ये कमला तक पहुंच जा रहा है. ये एरिया जो है मेन प्रोड्यूसिंग एरिया है. किस चीज़ के लिए? शुगर के लिए. यहाँ पर 2006-7 का डाटा दिया हुआ है जो कि जस्ट देख लेते हैं. दिस डाटा इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर रिसेंट एग्जामिनेशन, बट देख लेते हैं. 2006-7 में 117,000 हेक्टेयर पर कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 5,338,000 मेट्रिक टन्स ऑफ शुगर केन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. शुगर केन, नॉट शुगर, ये भी याद रखिएगा. In the last few years, there has been increase in the production of sugarcane, and there is marked increase in the area of production of sugarcane in 2006-7 in comparison to 5-6. In 5-6, the production of the sugarcane production was cultivated in 101,000 hectare of land, and the total production was 42.40 thousand metric tons. तो ये जो डाटा है ये हम लोगों के लिए अब उतना रेलेवेंट नहीं है, जस्ट फॉर द सेक कि हाँ इंक्रीज़ कर रहा है. इतना बस जानिए कि थ्रू आउट द टाइम पीरियड एज पर द डिमांड द पीपल आर इंक्रीजिंग देयर लैंड एरिया एंड एट द सेम टाइम द प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीजिंग. जस्ट दिस मच यू हैव टू नो. आगे हम लोग मूव करते हैं. ये इंपॉर्टेंट है कि वेस्ट चंपारण इज़ द फर्स्ट इन द प्रोडक्शन में शुगर केन के प्रोडक्शन में पहला स्टेट कौन सा है, पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो वेस्ट चंपारण है इन बिहार. Whereas second and third position are held by गोपालगंज एंड ईस्ट चंपारण. यहाँ पर देखिए कंफ्यूजिंग चीज़ है कि ये सेकंड थर्ड में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं. वो सोचेंगे कि जो सेकंड पोजीशन है वो ईस्ट चंपारण का होगा, बट ऐसा नहीं है. सेकंड पोजीशन गोपालगंज का है और थर्ड पोजीशन ईस्ट चंपारण का है. सो दिस इज़ द पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन मेमोराइजेशन. ये बीपीएससी के प्रीलिम्स में आ सकता है. अब हम लोग आगे मूव करते हैं जूट का. अब जूट का एरिया हम लोग ने ऑलरेडी मैप में देखा, जो ईस्टर्न पार्ट था और ईस्टर्न पार्ट भी था. नॉर्थ ईस्टर्न प्लस ईस्टर्न दोनों पार्ट में है. अब देखते हैं. जूट इज कल्टिवेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार ड्यू टू द फैक्ट दैट देयर इज प्लेंटी ऑफ रेनफॉल विच इज़ आइडियल फॉर जूट कल्टिवेशन. जूट कल्टिवेशन के लिए प्रायोरिटी क्या है? रेनफॉल. अभी आपको ये भी बात पता चल गया कि नॉर्थ ईस्टर्न में इंडिया में बिहार में सबसे ज़्यादा बारिश होता है. Bihar produces 8% of total production of the jute in the country and stand third after West Bengal and Assam. तो हम लोग कौन से पोजीशन पे आते हैं? तीसरे पोजीशन पे. पहले पोजीशन पे क्या है? वेस्ट बंगाल. दूसरे पोजीशन पे असम. इन 2006-7 1.45 लाख हेक्टेयर पर 14 लाख बेल्स ऑफ जूट जो है वो प्रोड्यूस हुआ था. और अब ये देखिए जूट को किस चीज़ में तौला जा रहा है? बेल्स के रूप में. अब आगे ये भी मूव करना है, बट नाउ देयर हैज़ बिन रैपिड डिक्लाइन इन द एड्स प्रोडक्शन. अभी क्या है कि रैपिड डिक्लाइन हुआ है रिसेंटली, बट अभी का डाटा देख लीजिएगा. दिस इज़ बहुत पुराना डाटा है. 2018 के अनुसार इन लोगों ने 2006-7 का ही डाटा दिया है. तो रिसेंट डाटा आपको देखना है या मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा रिसेंटली विद इन 2 to 3 days. आगे मूव करते हैं. जूट इज़ मेनली ग्रोन इन पूर्णिया. कहाँ पर? पूर्णिया में, कटिहार में, मधेपुरा में, किशनगंज में, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा एंड समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट. ये देखिए ये ब्रॉडर एरियाज़ में आपको बता रहा है क्योंकि मधेपुरा, किशनगंज, सहरसा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर ये लार्जर एरिया कर दिया है. आगे हम लोग मूव करते हैं. जो नेक्स्ट कॉमर्शियल क्रॉप है डैट इज़ टोबैको. टोबैको में ये 6th पोजीशन पे इंडिया में हम लोग वो करते हैं. अभी रिसेंट का डाटा आई विल प्रोवाइड. द दयारा लैंड ऑफ द गंगा रिवर
इज सुटेबल फॉर कल्टिवेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जानना है। कौन सा लैंड पर कहाँ पर हो रहा है, तो दियारा लैंड कहाँ पर, गंगा रीजन के में, एंड दिस इज सुटेबल फॉर टोबैको कल्टिवेशन। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ समस्तीपुर वैशाली आर वेरी फेमस फॉर टोबैको कल्टिवेशन। अब कौन सा, वैशाली और समस्तीपुर, ये जो है टोबैको कल्टिवेशन के लिए काफ़ी फेमस है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो कल्टिवेटेड इन दरभंगा, पटना, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा कहाँ कहाँ पर टोबैको बिहार में और उपजाया जाता है, तो वो हो गया दरभंगा, पटना, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर। मतलब ये पूरा दरभंगा को अगर हटा दे तो ये पूरा जो गंगा बेल्ट वाला डिस्ट्रिक्ट्स है, 11 डिस्ट्रिक्ट्स, वहाँ पर ये ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल जा रहा है। हम लोग आगे मूव करते हैं कि इन दिस डिस्ट्रिक्ट्स 140,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, 140,000 मेट्रिक टन टोबैको इज प्रोड्यूस। 140,000 हेक्टेयर पर कितना प्रोड्यूस किया जा रहा है, 16,140,000 ऑफ मेट्रिक टन ऑफ द टोबैको। तो ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लेकिन ये पुराना डाटा है। आई विल प्रोवाइड द न्यू वन। अब आगे हम लोग मूव करते हैं कि सब्जी में किस टाइप का वेजिटेबल क्रॉप्स है, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स। तो लेट्स सी, इंपॉर्टेंट वेजिटेबल कल्टिवेटेड इन बिहार आर पोटैटो है, ओनियन है, भिंडी है, परवल जिसको बोलते हैं परवर है, लौकी है, स्पिनच है, लाल साग है, लोबिया है, कॉलीफ्लावर है, पटल है एंड कैबेज है, गोभी। अब इन सब के में देखते हैं कि कहाँ पर कल्टिवेटिंग एरिया जो है वो काफ़ी अच्छा है। इट इज़ कल्टिवेटेड ऑलमोस्ट ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। ये बात याद रखिएगा जो मैं आपको कह रहा था कि अवेलेबिलिटी ऑफ वेजिटेबल्स जो है अक्रॉस ऑल सीजन एंड ऑलमोस्ट ऑल एरिया ऑफ बिहार में अवेलेबल मिलता है, जिसकी वजह से बिहार जो है अराउंड 3rd पोजीशन पे है वेजिटेबल प्रोडक्शन में। इन सब डिस्ट्रिक्ट 2 क्रॉप्स ऑफ पोटैटो आर ग्रोन। सोचिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सम डिस्ट्रिक्ट्स 2 पोटैटो क्रॉप्स आर ग्रोन इन बिहार। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। इन बिहार द टोटल प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो इज 5,66,000 मेट्रिक टन्स कल्टिवेटेड ऑन द एरिया ऑफ 1,68,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। पटना एंड नालंदा लीडिंग प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पोटैटो। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि पटना और नालंदा जो है लीडिंग प्रोड्यूस करता है पोटैटो में। लीडिंग प्रोडक्शन डिस्ट्रिक्ट है, लीडिंग प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट है पोटैटो में, पटना एंड नालंदा। और नालंदा ऐसे भी सब्जी के लिए काफ़ी फेमस है, दाल के लिए पटना फेमस है। ओनियन इज मेनली कल्टिवेटेड इन पटना एंड नालंदा। बिहार में ओनियन कहाँ पर मेनली कल्टिवेट किया जा रहा है, नालंदा एंड पटना। ओनियन इज कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल इन नवादा, गया एंड जहानाबाद। ये तीनों एक दूसरे से ऑलमोस्ट मिल रहे हैं। नवादा थोड़ा सा अलग हो जाता है, ये गया एंड जहानाबाद एक जगह पे हैं, सिमिलर हैं। तो गया, जहानाबाद में और नालंदा में आपको ओनियन भी मिलने को मिलता है, एक नवादा में हो जाता है। अब ये कहाँ पर बेसिकली मिल रहा है, तो अदर वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन लार्ज स्केल इन दियारा रीजन ऑफ गंगा, गंडक एंड बागमती। ये याद रखिएगा कि आप जनरली दियारा में तो थिंक कर सकते हैं, ये आपको बागमती वाला जो है वो क्वेश्चन डाउटफुल में करता है। तो गंगा, गंडक एंड बागमती ये रीजन में वेजिटेबल क्रॉप्स जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अ वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ग्रोन ऑन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ लैंड एरिया ऑफ पटना एंड सराउंडिंग एरियाज़। ये कहने का मतलब ये है कि पटना वगैरह में और उसके बगल बगल में जैसे भोजपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, जैसे जहानाबाद हो गया, जैसे अरवल हो गया, तो इन सब एरिया में भी आपको वेजिटेबल्स की क्रॉप्स ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि गोइंग थ्रू द शॉर्टकट्स ऑफ नोट्स, जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट बुक, यू विल गेट द ब्रॉडर एरियाज, और जो जहाँ पर है उससे बेहतर वो कनेक्ट कर पाता है। इसीलिए टेक्स्ट बुक रीडिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग आगे मूव करते हैं। चिली कहाँ पर होता है, अगेन दियारा रीजन। अब ये कहने का मतलब है कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि दियारा रीजन इज़ वेरी मच फर्टाइल इवन फॉर द वेजिटेबल्स, एट द सेम टाइम टोबैको, एट द सेम टाइम्स ऑयल्स, एट द सेम टाइम जो ओनियन है, उसके बाद जो है चिली। अब इसमें कहाँ कहाँ पर आ रहा है, अदर स्पीसीज टर्मरिक, जिंजर, कोरिएंडर, फैनल्स, सीड्स एंड गार्लिक। ये भी कहाँ पर, दियारा रीजन में। दियारा रीजन के किसको बोलते हैं, जो गंगा के बेल्ट के साथ आता है। और बोथ देखिएगा क्या कर रहा है, चिली वन ऑफ द वेरी लार्ज स्केल इन दियारा रीजन ऑफ बोथ बैंक्स ऑफ गंगा। मतलब कि ऊपर नीचे दोनों साइड आपको इस दियारा रीजन में देखने को मिल जाएगा चिली, टर्मरिक, जिंजर, कोरिएंडर, फेनल एंड गार्लिक। आगे मूव करते हैं।
मैंगोज, लीची। अब देखिए ये क्या हो गया, फ्रूट्स में क्या क्या मिल रहा है, मैंगो, लीची, बनाना, पपाया, सिंघारा, सिंघारा जानते होंगे, वाटर चेस्टनट जिसको बोलते हैं, मखाना आर सम ऑफ द सीजनल फ्रूट्स। मखाना, मखाना भी क्या है, ये सीजनल फ्रूट्स के अंदर आ रहे हैं बिहार का। दूसरा चीज़ है भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट्स आर वेरी फेमस फॉर मैंगोज। कहाँ कहाँ पे मैंगोज़ के लिए, भागलपुर, ये जो मैंगोज़ है वो कहाँ पर हो रहा है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, फेमस फॉर मैंगोज़। मुजफ्फरपुर, वैशाली इज ऑल्सो फेमस फॉर लीची, मुजफ्फरपुर एंड वैशाली। बनाना ऑर्चर्ड्स इन लार्ज स्केल इज डेवलप्ड इन खगड़िया में, वैशाली में, बेगूसराय में, समस्तीपुर में। मधुबनी एंड दरभंगा इज अगेन फेमस फॉर मखाना। दियारा रीजन ऑफ गंगा इज फेमस फॉर ककम्बर, ककड़ी और वाटरमेलन कल्टिवेटेड। तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग जोन में अलग अलग प्रोडक्शन है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, आम के लिए भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और दरभंगा, लीची के लिए मुजफ्फरपुर, वैशाली, बनाना के लिए खगड़िया, वैशाली, बेगूसराय, समस्तीपुर, मखाना के लिए मधुबनी, दरभंगा, ककड़ी के लिए, खीरा के लिए और तरबूज के लिए दियारा रीजन ऑफ गंगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस विच वी फाउंड इन the agricultural production of Bihar. 90% of the total production of Bihar, population of Bihar lives in the villages and 80% of its population dependent on agriculture, but still the per hectare yield is less in comparison to the other states. इसका कहने का मतलब ये एक्चुअली डाटा जो है बदल गया है। अब बिहार के अनुसार 30% जो लोग हैं वो शहर में रहते हैं, 70% गाँव में रहते हैं, और जो इवन डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर है वो पहले से घट गया है। बट ये सिचुएशन में आपको कहीं ना कहीं उत्तर में लिखने में सहायता मिलेगा, मेंस में एक ट्रेंड बनाने में कि किस तरीके से ट्रेंड हैज़ चेंज्ड। अब लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो आज भी अवेलेबल है कहीं ना कहीं, कि क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में। सॉइल इरोजन एंड लॉस ऑफ सॉइल क्वालिटी ड्यू टू हैवी रेनफॉल, फ्लड्स, soils is eroded. Besides, due to continuous use of chemical fertilizers, there is deterioration in the quality of the soil. ये एक्चुअली पूरे ऑल ओवर पैन इंडिया चैलेंज है। आगे हम लोग मूव करते हैं। इसका एक और भी बिगर चैलेंज है कि जितने भी बिहार में जो नदी के किनारे जगह हैं उससे बालू काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकाला जाता है, एंड सैंड इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द माइनर मिनरल इन बिहार। तो आप जानते हैं कि किस तरीके से बालू निकाला जाता है, चाहे वो कहीं का भी आपको नदी हो बिहार के अंदर। पूरे बिहार में सैंड माइनिंग की काफ़ी ज़्यादा चोरी होता है। आगे हम लोग मूव करते हैं। यूज़ ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ सीड्स, जो हमारे पास क्वालिटी ऑफ सीड्स है वो कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी जो है लेस है। अब हम लोग ये जानते हैं कि जो सम ऑफ द फैक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो हम लोग देखते हैं। दूसरा चीज़ एक और भी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि स्मॉल साइज ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड है, क्योंकि वो बढ़ते चला जा रहा है। एक जॉइंट फैमिली से दूसरे पर जब हैंड ओवर होता है तो और कम हो जाता है, उसके बाद जाता है तो और कम हो जाता है। लेट्स मूव अहेड कि आगे क्या कह रहा है। जो जियोग्राफिकल एरिया है 93.6 लाख हेक्टेयर ऑफ आउट ऑफ 64 लाख हेक्टेयर आर फ्लड प्रोन। द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार इज 93.6 लाख हेक्टेयर आउट ऑफ विच 64 लाख हेक्टेयर इज फ्लड प्रोन। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम लोग आगे मूव करते हैं, आउट ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार ओनली 59.36% इज सोन एरिया एंड मोर देन 40% ऑफ एग्रीकल्चर रिमेन्स अनयूज्ड। 40% जो एरिया है वो अनयूज्ड रह जाता है और ओनली 59.36% जो है वहाँ पर कुछ ना कुछ खेती होती है। आगे मूव करते हैं। जो नेक्स्ट वो है 9.41 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड इज प्रोन टू द वाटर लॉगिंग, in which 8.31 lakh hectares of land is in North Bihar and rest 1.06 lakh hectare is in मोकामा ताल। अभी मोकामा ताल में भी जो है आपको ये मोकामा ताल कहाँ पर हो जा रहा है, साउथ ऑफ गंगा, और यहाँ पर आपको जो है कहीं ना कहीं वाटर लॉगिंग की इशू है। यहाँ पर भी ये है। तभी आपने देखा होगा कि जब आप अगर ट्रेन से उधर जाइएगा तो ऐसा लगेगा कि समुद्र की तरह है, लेकिन वो समुद्र नहीं होता है। बेसिकली यही ताल वाला रीजन जो पानी से डूबा रहता है। बिहार इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग इन वेजिटेबल, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। बिहार इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गुआवा एंड लीची। एक चीज़ ये नया फैक्ट है, गुआवा एंड लीची में बिहार जो है फर्स्ट नंबर पर है। लेट्स मूव अहेड, हम लोग आगे मूव करते हैं।
कि जो ऑर्थोडॉक्स ओपिनियन ऑफ फार्मर्स, और भी क्या चैलेंजेस है वहाँ पे। ऑर्थोडॉक्स ओपिनियन है, इरिगेशन प्रॉब्लम है। आप पूरे बिहार में देखिएगा इरिगेशन प्रॉब्लम खास करके आपको साउथ बिहार वाले रीजन में ज़रूर मिलेगा। और ये भी आप जानते हैं कि हम लोग मानसून पर डिपेंडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी चैलेंज होता है। एंड एट द सेम टाइम हम लोग जो ऐसे क्रॉप्स को नहीं उपजाते हैं जिसमें कम पानी की ज़रूरत हो, तो ये सारी चैलेंजेस है। कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि हम लोग साइंटिफिकली एग्रीकल्चर को नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो लो रहता है। और हम लोग एक और भी चीज़ देखते हैं कि दूसरा क्या रीजन है, फ्लड्स के अलावा मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ द स्टेट आर फेमस फॉर डिवास्टेटिंग फ्लड्स, खास करके नॉर्थ बिहार। जिस तरीके से अभी आपने देखा, दिस रिवर्स कमिंग फ्रॉम द हिमालयस कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्ट and with them they deposit their beds and cause to change the normal course of water, which takes the disastrous flood occurs and cause a heavy loss of the life and property. कहने का मतलब ये है कि जितनी भी आपके नॉर्थ बेल्ट से, ये नेपाल वाले रीजन से जो नदियाँ आती है, वो अपने साथ सेडिमेंट्स और सिल्ट लेते आती है। अब होता क्या है कि जो वो उस तरीके से हम लोग सफाई नहीं करते हैं बिफोर द सीजन, और इतनी ज़्यादा हैवी क्वांटिटी रहती है कि उसका जो ये कह सकते हैं कि जो ढलान रहता है वो भर जाता है। ढलान भरने की वजह से क्या होती है, पानी जो है ऊपर से फ्लो करने लगता है, और उसका वजह क्या होता है कि पूरे नॉर्थ बिहार में जो है वो फ्लड आ जाता है। इसका मतलब यही है। होपफुली यू वुड हैव अंडरस्टैंड। हम लोग आगे देखते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी ने देख लिया कि अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन 64 लाख हेक्टेयर्स ऑफ द लैंड इज प्रोन टू द फ्लड इन बिहार। 64 लाख, हमारे पास 94 में से, ऑलमोस्ट 97 में से आपका 64 लाख हेक्टेयर सोचिए कि फ्लड प्रोन ही है। न्यू लैंड इमर्ज ड्यू टू द चेंज ऑफ द कोर्स ऑफ द लैंड, जो हम लोग ऑलरेडी देखें। ओवर द ऑनरशिप ऑफ द लैंड देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ टेरर इन दियारा रीजन ड्यू टू क्रिमिनल्स एंड नक्सल्स। ये दियारा रीजन में जो है वो जो एक्चुअली क्या है कि दियारा रीजन में बहुत सारे ज़मीन जो है दरमजरुआ है। कहने का मतलब ये है कि दोज लैंड्स आर ऑफ नो वन, क्योंकि जो सोन नदी या गंगा नदी का जो बेल्ट है उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये मेरा ज़मीन है, ये मेरा ज़मीन है। जो जहाँ पर जो चीज़ कर रहा है वो उसका ऐसे मान के चलते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पर एक टेरर का माहौल भी रहता है ओवर द ओनरशिप ऑफ द लैंड। हम लोग आगे मूव करते हैं कि खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में एक इन्फॉर्मेशन है कि 2006 में बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंट किलिंग ऑफ पीपल, लोगों को मारा गया था। वहाँ पर डिस्प्यूट हुए थे ओवर लैंड इशू। हम लोग आगे मूव करते हैं कि एग्रीकल्चर लैंड क्या क्या है, एग्रीकल्चर कैलेंडर क्या है। तो एग्रीकल्चरल कैलेंडर, द एग्रीकल्चर फील्ड्स आर फ्लोड आफ्टर ए हैवी रेनफॉल इन मिड जून, जो हम लोग मिड जून में ये जहाँ पर जब धान की बुनाई करते हैं। और इन जुलाई खरीफ crop is grown, in August paddy plants are transplanted, and in September kharif is ready for the harvest. In September the fields are prepared for rabi. सितंबर में हम लोग रबी मतलब गेहूं के लिए इसको स्टार्ट करते हैं। इन जनवरी द वीडिंग ऑफ द रबी क्रॉप इज़ डन एंड इन मार्च एंड अप्रैल इट्स हार्वेस्टेड। ये याद रखिएगा, ये आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एंड मेंस में भी, कि किस तरीके से हार्वेस्टिंग का कैलेंडर है, मतलब किस सीज़न में हम लोग किस क्रॉप के साथ क्या करते हैं। आगे मूव करते हैं वाटर रिसोर्सेज। तो देयर इज़ ए ह्यूज रिजर्वर ऑफ वाटर इन बिहार, सभी को जानते हैं क्योंकि यहाँ पर नदियों का जाल एकदम बिछा हुआ है। सरफेस वाटर यू विल फाइंड थ्रू रिवर्स, पॉन्ड्स एंड रिजर्वर्स, अंडरग्राउंड वाटर थ्रू वेल्स, वाटर वेल, ट्यूब वेल्स, हैंड पम्प्स एक्सेट्रा। हम लोग आगे मूव करते हैं। बिहार में जो रिसोर्सेस है वो आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, यहाँ पर कैनाल है पहला। The important means of irrigation in Bihar is canal, wells, tubewells, ponds, अरहर, पाइन। ये देखिए क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी ने, पाइन किसे कहते हैं, व्हाट इज दिस। तो ये इरिगेशन का एक साधन है जिसमें मीन्स ऑफ इरिगेशन मतलब पाइन हम लोग बोलते हैं जहाँ पर पानी जो है इकट्ठा करके रखा जाता है, फिर ज़रूरत पड़ने पर उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको पाइन बोलते हैं। आपको आगे कैनाल, तो कैनाल 40.63% ऑफ द टोटल इरीगेटेड लैंड इज इरीगेटेड थ्रू कैनल। कितना परसेंट, 40% जो है, 40.63% जो है हम लोग कैनल के थ्रू इरिगेशन करते हैं। आगे मूव करते हैं। ये पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, हम लोग आगे मूव करते हैं। द मोर
the more cultivated, the more developed, because लैंड इज इवन सॉइल इज सॉफ्ट एक्सटेंडेड। अब ये एरिया जो है ना, ये मोस्ट ऑफ द पेरिनियल रिवर्स, एक्सटेंडेड एग्रीकल्चर एंड वाटर इज सप्लाइड थ्रू पेरिनियल रिवर्स। जो आपका नॉर्थ बिहार वाला रीजन है वहाँ पर पेरिनियल रिवर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इरिगेशन उनको हमेशा मिलता रहता है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ नॉर्थ बिहार कम आउट थ्रू फ्रॉम हिमालयस एंड दे आर पेरिनियल, जो अभी आपको मैंने बोला। वाटर रिमेन्स इन दीज कैनल्स थ्रू आउट द ईयर। ऑन द contrary canals, South Ganga plain depends on the river which come out from Chotanagpur plateau and seasonal and rain fed. That is why water does not remain in this channel throughout the year. Dams has been constructed to collect the water. The water is released through these dams. ये कौन सी नदी की बात कर रहा है? ये सोन नदी का है। सोन नदी पे दोनों साइड से डैम्स बना हुआ है, और कहीं ना कहीं इधर पेरिनियल रिवर नहीं है, जो छोटानागपुर के प्लेट्यू से निकलता है। सकरी वगैरह, नालंदा वगैरह में फिर आपको कानन वगैरह जो रिवर्स है वो कहीं ना कहीं उस तरीके से वो वाटर प्रोवाइड करता है, बट थ्रू आउट द ईयर इनमें लैंड में पानी नहीं रहता है। इन बिहार डेवलपमेंट ऑफ फ्यू कैनल्स टुक प्लेस आफ्टर द इंडिपेंडेंस पीरियड टुक प्लेस इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। जो ये सोन बैराज वाला है वो प्री इंडिपेंडेंस में बना हुआ है, एंड सम ऑफ द कैनाल्स हैज़ बीन ऑल्सो फॉर्म इन पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब हम लोग एक सोन कैनाल देख लेते हैं। सोन कैनाल में क्या है, अब देखिए प्री इंडिपेंडेंस में सोन कैनाल बना है 1874 ईस्वी में, इस बात को याद रखिएगा। फर्स्ट मॉडर्न इरिगेशन प्रोजेक्ट 1874 में डेहरी ऑन सोन पे 2 कैनल्स वर ड्रॉन, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। थ्रू these canals 4 lakh hectares of land, drought prone areas of Bhojpur, Rohtas, गया, जहानाबाद एंड पटना इज इरीगेटेड। तो सोन कैनाल से यहाँ पर होता है इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो हम लोग आज यहीं पर फिनिश करते हैं इस चैप्टर को। हम लोग रेस्ट ऑफ द चैप्टर को कल देखेंगे, और इसको मैं धीरे धीरे आपको इसी तरीके से बिहार स्पेशल पूरा का कंप्लीट करा दूंगा। और हमेशा मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप पहले फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद अपने नोट्स को फॉलो कीजिएगा, मेड सेल्फ नोट्स।